नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपनी कैबिनेट का गठन किया, मंत्रिमंडल का गठन किया, तब कांग्रेस की तरफ से कई बार ये बात दोहराई गई, ये पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि ये अल्पमत की सरकार है और रेत की दीवार की तरह कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, राहुल गांधी ने भी, इनके कुछ घटक दलों के नेताओं ने भी इस तरह की शुभेच्छा जाहिर की थी मोदी सरकार के बारे में। लेकिन एक पुरानी कहावत है, चीलों के कोसने से पशु नहीं मरा करते, और किसी की अनिच्छा से, किसी की दुर्भावनाओं से, किसी की बद्दुआओं से कभी किसी का अहित नहीं होता है। टोने टोटके भी कराए होंगे, किसी तांत्रिक के पास भी गए होंगे। जिस तरह का इनका रंग ढंग है, जिस तरह से ये एक तरीके से किल से हुए हैं मोदी सरकार से, और बार बार उनके सत्ता में वापसी से, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी एक बड़ी बाधा बन करके इनके रास्ते में खड़े हैं, तब तक ये वापसी नहीं कर सकते। मैंने अपने पिछले शो में भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया है, इतने काम कर दिए हैं और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा भारत की पूरी दुनिया में बना दी है कि अब कांग्रेस की वापसी लगभग असंभव दिखाई दे रही है। हर तरफ से हताश, निराश कांग्रेस पार्टी और उनके घटक सहयोगियों की आंखों में मंगलवार को एक बार फिर थोड़ी सी चमक दिखाई दी, और ये चमक मुझे लगता है कि क्षणिक ही है, क्योंकि जो उम्मीद ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके घटक दलों के सहयोगियों से, वैसा कुछ होने वाला तो है नहीं। घटना क्या है? बिहार में जो एसआईआर जारी है, यानी जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसको लेकर के टीडीपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में दो तीन बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना है, सत्यापन होना है, अगर स्पेशल रिवीजन होना है, तो ये किसी भी राज्य के चुनाव से 6 महीने पहले अगर हो जाए तो अच्छा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कवायद से बचा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके पास वोटर कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड हैं, उनसे किसी तरह के दस्तावेज ना मांगे जाएं। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो एसआईआर की मुहिम चल रही है, जो चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार में 88% काम पूरा हो गया है, 10-12% फार्म जमा होने हैं, वो भी अगले कुछ दिन में हो जाएंगे और ये काम खत्म कर लिया जाएगा। तो टीडीपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि इसमें नागरिकता तय ना करे चुनाव आयोग। और ये जो ज्ञापन दिया गया है, चिट्ठी भेजी गई है, ये क्यों भेजी गई है, जरा ये भी जानना जरूरी है। ये इस तरह की खबरें पिछले 2 दिन में आई हैं कि जो अब तक की कवायद हुई है बिहार में, इसमें करीब करीब 35 लाख के आसपास मतदाता ऐसे हैं
जिनके नाम काटे जाएंगे। और ये कौन है? इनमें से करीब 12 लाख के आसपास तो ऐसे बताए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में चले आ रहे हैं। और करीब 16 से 17 लाख ऐसे मतदाता भी हैं जो अब बिहार में रहते नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं, दूसरी जगहों पर काम करते हैं। और कुछ फर्जी 2 जगह जिनके नाम हैं या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। जब ये खबर आई मीडिया में और आयोग के सूत्रों से आई कि करीब 35-36 लाख मतदाता बाहर हो जाएंगे इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद, तो उसके बाद ये जो इकोसिस्टम है, ये रवीश कुमार से लेकर के तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल देखिए जरा, इनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। इन्होंने तो बल्कि ये तक कह दिया कि फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है, रिजल्ट को एक कमांड दो और प्रिंट करके और निकाल दो और नई सरकार को शपथ दिला दो। बिना तथ्यों की गहराई में जाए और वो कौन से मतदाता हैं जिनके नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, इसकी गहराई में जाए बिना इस तरह के सतही बयान देना और अपना एजेंडा बता देना कि हमारा एजेंडा क्या है, ये रवीश कुमार से लेकर के अजीत अंजुम तक, अजीत अंजुम पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है और वो मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि एक बीएलओ ने, जो मुस्लिम है, उसने एफआईआर दर्ज कराते हुए ये आरोप लगाए हैं कि अजीत अंजुम बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी परमिशन के, जहां मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा था वहां घुस गए। इन्होंने उनको डिस्टर्ब किया, यानी सरकारी कामकाज में बाधा डाली। इसके अलावा इन्होंने मुसलमान मतदाताओं का नाम लेते हुए कुछ टिप्पणियां की, यानी उस क्षेत्र के मतदाताओं को उकसाने और भड़काने का काम किया, तो उन पर एफआईआर हो गई। और जब एफआईआर की जानकारी इनको मिली और इनके शुभचिंतक दूसरे पत्रकारों को मिली, जिनमें पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर के रवीश कुमार और तमाम वो पूरा इकोसिस्टम है जो वामपंथियों को और कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी करता रहा है। इन सब के जरा ट्विटर हैंडल देखिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं कि आप डटे रहिए और हम भी आपकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं या पहुंच सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। बहुत सारे लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर ही गंभीर सवाल खड़े करने की कोशिश की है और इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया है, इसको लोकतंत्र विरोधी बता दिया है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि साहब, मोदी सरकार बड़ी परेशान हो गई है, सच्चाई तो आखिर सामने आनी ही चाहिए। तो भाई, सच्चाई आप सामने लेकर के आएंगे यूट्यूब पर वीडियो बना करके और किसी को भी पकड़ करके और उसका जबरन इंटरव्यू लेकर के, या जो एजेंडा आपका है उसको सिरे चढ़ा करके, या जो इतनी बड़ी कवायद चुनाव आयोग करवा रहा है बिहार में, उससे सामने आएगी। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि टीडीपी के जिस सांसद ने ये चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने क्या कहा है। टीडीपी के इन संसदीय दल के नेता का नाम है लाऊ श्री कृष्ण देवरायलू। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है और इसमें यह कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस उद्देश्य से यह किया जा रहा है। पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए
और ये केवल मतदाता सूची में संशोधन तक सीमित होना चाहिए। अगर 2029 के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एसआईआर शुरू किया जाना है तो इसे तुरंत करें ताकि वोटर्स के पास पर्याप्त समय हो। आंध्र प्रदेश में 2029 तक विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, इसलिए टीडीपी का मानना है कि अगर भविष्य में वहां भी इसकी जरूरत हो तो इसे जल्दी शुरू किया जाए ताकि वोटर्स अपनी बात रख सकें। बाकी जो 3 मुद्दे इन्होंने जो सुझाए, वो मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में ही बता दिए। अब ये जो इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की आंखों में चमक की बात मैं कह रहा था, और ये जो इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया है, इसने जिस तरीके से एक हवा बनाने की कोशिश की, और ये जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और चर्चाएं शुरू करा दी गई शाम को 4-5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, कि टीडीपी जो है वो उसके अलग सुर हो गए हैं, उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं एसआईआर के तौर तरीकों पर, और जो विदेशी नागरिकता का सवाल जो है बीच में आया था कि जो बिहार में रिवीजन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, उसमें नेपाल के, म्यांमार के और बांग्लादेशी, यानी रोहिंग्याज, बांग्लादेशी और नेपाली, इन 3 देशों के नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में पाए गए हैं। इसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए, और टीडीपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्य चुनाव आयुक्त को, उसमें कहा गया है कि एसआईआर का उद्देश्य जो मतदाता सूची है उनका सत्यापन और शुद्धिकरण होना चाहिए, ना कि किसी की नागरिकता तय करने का दायित्व चुनाव आयोग को निभाना चाहिए। यानी अगर किसी नेपाली का, बांग्लादेशी का, म्यांमार के नागरिक का, रोहिंग्याज का नाम मतदाता सूची में है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर चुनाव आयोग उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगा तो कौन करेगा? टीडीपी करेगी, या ये लुटियन मीडिया वाले करेंगे, या इकोसिस्टम करेगा, या कांग्रेस करेगी, या वामपंथी करेंगे जाकर के? ये भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। मतदाता सूची का जब सत्यापन हो रहा है और उसमें जानकारी मिल रही है कि नेपाली भी यहाँ मतदाता बन गए, बांग्लादेशी भी बन गए, रोहिंग्याज भी बन गए, तो फिर उनके सत्यापन करके उनको मतदाता सूची से हटाने का काम कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, उन्होंने कहा था कि देशवासी कड़े और बड़े फैसलों के लिए तैयार रहें, और उन्होंने बड़े फैसले लेने शुरू कर भी दिए। जो लोग कह रहे थे कि ये सरकार तो रेत की दीवार की तरह भर भरा करके गिर जाएगी, अल्पमत की सरकार है, 240 सीटें ही तो आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पारित होते हुए देखा है, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद उसे कानून बनते हुए भी देखा है। ये अलग बात है कि उस पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर सुनवाई चल रही है, वो कब तक चलेगी और फैसला कब आएगा वो भी देखना है, पर कानून तो बना है और कड़े फैसले तो लिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये जो मानसून सत्र है इसमें भी कड़े फैसले तो लिए जाने हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे या ये उम्मीद कर रहे थे कि जब भी कोई इस तरह के बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के द्वारा लेंगे, विधेयकों को ला करके, तो ऐसे में इनके लिए एक संभावना बनेगी कि नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान जैसे जो इनके घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, जिनके कंधों पर ये सरकार चल रही है, वो समर्थन वापसी ले लें या इनके उकसावे में आ जाएं। तो ये जो मंगलवार को हल्की सी क्षणिक चमक इनकी आंखों में देखी गई है,
वो इसीलिए देखी गई कि टीडीपी के एक एमपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख करके कुछ सुझाव दिए और कुछ सवाल पूछ लिए। क्या ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई चिट्ठी भेजी गई है चुनाव आयोग को? ऐसा नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये चिट्ठी भेजी गई है और कोई भी एमपी अगर चिट्ठी लिख रहा है, तो आप चाहें तो उसको सीरियसली ले लीजिए, आप चाहें तो उसको एक सामान्य प्रक्रिया मान लीजिए। इसका बिहार की जो एसआईआर चल रही है, उससे कोई एज सच लेना-देना नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया चला रहा है, उसको रुकवाने की कोई चेष्टा टीडीपी के द्वारा की जा रही है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, एक साधारण सी चिट्ठी है, कुछ ऐतराज़ हैं, कुछ शंकाएँ हैं, कुछ सुझाव हैं, दैट्स ऑल। इसके आगे अगर ये कोई उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कोई डिसीजन ले लेंगे मानसून सत्र में या इस पूरी प्रक्रिया पर, तो ये अगेन मैं कहूँगा कि ये वो शेख चिल्ली के हसीन सपने ही हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे इनके। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।